पार्ट 33 कोलोइडों के अनुप्रयोग। कोलोइडों के अनुप्रयोगों के बारे में अगर हम बात करें तो पृष्ठ रसायन चैप्टर चल रहा है और पृष्ठ रसायन चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। कोलोइडों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है कि कोलोइड किसे कहते हैं, उसके साथ में कोलोइडों के गुणों के बारे में भी अध्ययन किया, साथ ही कोलोइडी विलयन बनाने की विधियों के बारे में भी अध्ययन किया, कोलोइड हैं उनके रक्षण के बारे में भी और स्कंदन के बारे में भी अध्ययन किया। तो बात करते हैं हम कोलोइडों के अनुप्रयोगों के बारे में। भाई क्या क्या कोलोइडों के अनुप्रयोग हैं। नंबर 1 आता है हमारे पास में औषधियों के रूप में। 9-10 टॉपिक या 9-10 उपयोग पढ़ेंगे इसके औषधियों के रूप में। नंबर 2 धूम्र अवक्षेपण या फिर धुआं के शुद्धिकरण में। नंबर 3 वाहित मल उपचार में या वाहित मल निष्कासन भी बोल सकते हैं। नंबर 4 रबड़ व्यवसाय में। नंबर 5 डेल्टा निर्माण आता है, जल का शोधन। नंबर 6 डेल्टा निर्माण। नंबर 7 चर्म शोधन। नंबर 8 कृत्रिम वर्षा में। या फिर वर्षा बोल सकते हैं, बारिश में बादल निर्माण बोल सकते हैं। कोलोइडी वर्षा में, कृत्रिम वर्षा के स्थान पर कोलोइडी वर्षा। उसके बाद में फोटोग्राफी के अंतर्गत रक्त के स्कंदन में और आकाश का नीला रंग। इन पॉइंटों के बारे में हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आकाश का नीला रंग 9वां पॉइंट। आकाश का जो नीला रंग दिखाई देता है उसमें कोलोइडी विलयनों का क्या योगदान है फोटोग्राफी में। और जो लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास में चर्म शोधन हो गया। उसके बाद में लास्ट आता है हमारे पास में रक्त के स्कंदन। इन उपयोगों के बारे में हम इस पार्ट के अंतर्गत क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 आता है हमारे पास में औषधियों के रूप में। पहले के उपयोग के बारे में अगर हम बात करें, जो पहला उपयोग आता है औषधियों के रूप में, तो कोलोइडी जो औषधियाँ हैं उनका यदि सरल रूप से क्या हो जाए, स्वांगीकरण हो जाए और अधिशोषण हो जाए तो ये प्रभावी रूप से क्या करती हैं, कार्य करती हैं, यानी कि टॉनिक के रूप में क्या करती हैं, मानव शरीर में कार्य करती हैं। मानव शरीर हो या फिर अन्य और भी जीव जंतु वगैरह हैं, उनमें अच्छी तरीके से क्या करती हैं, कार्य करती हैं।
कहने का मतलब ये है कि जो कोलोइडी औषधियाँ हैं वो सही तरीके से क्या हो जाएं, शरीर के अंदर अधिशोषित हो जाएं, सही तरीके से शरीर में एडजस्ट हो जाएं, तो ये प्रभावी रूप से क्या करती हैं, अपना कार्य करती हैं। अब कोलोइडी औषधियों के रूप में नंबर 1 आता है हमारे पास में प्रोटोजिरोल या फिर ओर्जिरोल औषधि है। प्रोटोजिरोल या फिर ओर्जिरोल। अब प्रोटोजिरोल या फिर ओर्जिरोल किसे कहते हैं? चांदी है, चांदी के रक्षित कोलोइडों को हम क्या कहते हैं? प्रोटोजिरोल या फिर ओर्जिरोल कहते हैं। चांदी के रक्षित कोलोइडों को क्या कहा जाता है? प्रोटोजिरोल या फिर ओर्जिरोल कहा जाता है। इसका जो उपयोग किया जाता है, चांदी के जो प्रोटोजिरोल या ओर्जिरोल है, इसका उपयोग किया जाता है आँखों की जो पलकें हैं, आँखों की पलकों में जो रोग उत्पन्न होते हैं, उनके उपचार के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ओर्जिरोल या फिर प्रोटोजिरोल कोलोइडी औषधियों का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार नंबर 2 अगर हम बात करें, कोलोइडी स्वर्ण है या कोलोइडी कॉपर है या फिर आयरन है, कैल्शियम है, जिंक है, आदि जो तत्व हैं, इनको कोलोइडी औषधियों के रूप में स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक के रूप में क्या किया जाता है? उपयोग में लिया जाता है, स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक के रूप में। सुना भी होगा कि भाई डॉक्टर वगैरह के पास में जाते हैं, कई बार बोलता है कि भाई तुम्हारे तो आयरन की कमी हो गई या फिर कैल्शियम की कमी हो गई, तो डायरेक्ट तो देता नहीं कि भाई लो आयरन की कमी हो गई, भाई लो ये लोहा लो, ये खा लो, पूर्ति हो जाएगी। तो वो क्या करता है, जो कोलोइडी औषधि के रूप में जो आयरन है उसका सॉल्यूशन देता है सिरप के रूप में, या फिर कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम का, कोलोइडी भस्म वगैरह होती हैं, तो उनका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि भाई कोलोइडी भस्म है, कोलोइडी स्वर्ण है, या फिर कॉपर है, आयरन है, कैल्शियम है, जिंक है, इनका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से सल्फर है, जिसको गंधक भी बोलते हैं, इसका उपयोग किया जाता है कीटाणुओं को मारने के लिए। यानी कि जो सल्फर है ये तीव्र कीटाणुनाशी के रूप में क्या करती है? कार्य करती है। इसी प्रकार एंटीमनी है, एंटीमनी का जो उपयोग किया जाता है, काला अजार है, काला अजार नामक रोग होता है, उसके उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? एंटीमनी का उपयोग किया जाता है। एंटीमनी का उपयोग किसमें किया जाता है? काला अजार के उपचार के रूप में एंटीमनी का उपयोग किया जाता है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, कोलोइडी जो औषधियाँ हैं, कोलोइडी औषधियों के रूप में कि भाई किस प्रकार से इनका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। उसके बाद में नंबर 2 आता है हमारे पास में धूम्र अवक्षेपण। धूम्र की अगर हम बात करें, साधारण भाषा में धुआं बोलते हैं। धुआं क्या है? तो धुआं की अगर हम बात करें, वायु के अंदर परिक्षिप्त कार्बन कणों का क्या है? एक कोलोइडी तंत्र है। धूम्र अवक्षेपण की बात करें, धुआं क्या है? वायु है, वायु के अंदर ये किस रूप में पाई जा रही है? धुआं परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में पाई जा रही है। भाई वायु को हम यदि एक कोलोइडी सिस्टम मान लें, कोलोइडी सिस्टम में जो बाकी जो गैसें वगैरह हैं वो तो क्या हो गई? परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था क्या हुई? धुआं हो गई उसमें। यानी कि धुआं के अंदर क्या पाया जाएगा? कार्बन तत्व पाया जाएगा। कार्बन तत्व की क्या पाई जाएगी? अधिकता पाई जाएगी। इसके साथ में धूल मिट्टी के कण पाए जाएंगे। अब ये कार्बन जो तत्व है या फिर धूल मिट्टी के जो कण हैं, इनको पृथक करने के लिए कोट्रेल अवक्षेपक का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। इसको हम समझते हैं चित्र के द्वारा। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं तो उनमें जो धुआं का जो निकास होता है, भाई धुआं बहुत अधिक मात्रा में निकलती है फैक्ट्रियों में। मटेरियल का जब निर्माण होता है, कच्चा माल जब सिस्टम के रूप में या फिर किसी भी सामान के रूप में बन करके आता है, तो
जो जैसे ईंट भट्टों की अगर हम बात करें या फिर और भी बहुत सारे हैं, तो उनमें क्या किया जाता है, कोट्रेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है धुआं को शुद्ध करने के लिए। तो सिस्टम क्या होता है, वायु है, वायु के अंदर धुआं पाई जा रही है, धुआं जो है उसमें क्या पाए जा रहे हैं, कार्बन तत्व पाया जा रहा है, धूल मिट्टी के कण पाए जा रहे हैं। और कार्बन जो तत्व है, धूल मिट्टी के जो तत्व हैं, इनके ऊपर जो चार्ज पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। अब इस नेगेटिव चार्ज को खत्म करने के लिए, यानी कि उसको उदासीन करने के लिए क्या किया जाता है, कोट्रेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो धातुएं हैं, धातुओं की जो प्लेटें हैं, उनको एनोड के रूप में क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। तो चित्र के द्वारा देखते हैं, सिस्टम बनाया जाता है, ये क्या कर दी गई, धातु की प्लेट लगा दी गई, और यहां से क्या किया जा रहा है, उच्च विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, ये नीचे तक जा रही है। धातु की क्या लगी हुई है, ये प्लेटें लगी हुई। अब इसमें क्या किया जा रहा है, इस मार्ग के द्वारा क्या किया जा रहा है, जो धुआं है, धुआं से मतलब है कि भाई इसमें क्या है, कार्बन के कण हैं, कार्बन व धूल मिट्टी के कण, इनको क्या करवाया जा रहा है, इस मार्ग के द्वारा क्या करवा रहा है, प्रवेश करवाया जा रहा है। उसके बाद में ये जो कण है, धूल मिट्टी के कण हैं, यहाँ इससे क्या करेंगे, टकराएंगे, टकराएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे अर्थिंग लगा देते हैं। इधर से धूल मिट्टी के कण आ रहे हैं, धूल मिट्टी के कण आ रहे हैं, तो क्या होगा, वायु भी आ रही है साथ में। यहाँ पे उच्च विद्युत धारा क्या की जा रही है, प्रवाहित की जा रही है धातु में, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन है, धूल मिट्टी के कण, इन पर कैसा चार्ज पाया जा रहा है, नेगेटिव चार्ज पाया जा रहा है। अब ये यहाँ टकराएंगे, तो टकराएंगे तो क्या होंगे, हमें पता है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करके जो धूल मिट्टी के कण हैं क्या होंगे, यहाँ पे जो हमारे इस तरीके से व्यवस्था की जाती है इनको निकालने के लिए, तो यहाँ आकर के क्या होंगे, टकराएंगे, और ये नीचे क्या हो जाएंगे, अवक्षेपित होकर के क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे जमा हो जाएंगे। अब इनको क्या कर लिया जाएगा, बाद में निकाल लिया जाएगा। अब ये जो वायु बची है, इस वायु को दूसरे मार्ग के द्वारा क्या कर लिया जाता है, चिमनी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये क्या है, चिमनी। अब यहाँ से जो वायु निकल रही है वो कैसी निकल रही है, शुद्ध, यानी कि जो कार्बन तत्व वगैरह है उससे पृथक वायु बाहर निकलती है और वायुमंडल में क्या हो जाती है, मिल जाती है। ये जो उपकरण है इसको क्या बोला जाता है, कोट्रेल अवक्षेपक। तो चित्र के द्वारा समझ में आ गया होगा। नंबर 2, धूम्र अवक्षेपण। धूम्र अवक्षेपण में क्या किया जा रहा है भाई, इधर से क्या की जा रही है, धुआं प्रवाहित की जा रही है, धुआं पे जो कार्बन तत्व हैं वो पाए जा रहे हैं, कार्बन पर ऋणावेशित चार्ज पाया जा रहा है। इसमें क्या की गई, धातु की प्लेट लगा दी गई, इस पर उच्च विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, एनोड बनाया जा रहा है इसको। तो जैसे ही ये ऋणावेशित जो कण हैं इस धनावेशित जो प्लेट है इस पर टकराएंगे, अवक्षेपित तो करके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे, कार्बन या धूल मिट्टी के कण। यहाँ पर आकर के क्या हो रहे हैं, एकत्रित हो जाएंगे, और जो वायु है शुद्ध होकर के चिमनी की सहायता से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर भी कोलोइडी जो सिस्टम है उसका क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद में आता है नंबर 3 हमारे पास में, वाहित मल निष्कासन। इस चित्र को आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
वाहित मल निष्कासन की अगर हम बात करें, जल है यानी कि जो सीवरेज वगैरह का जो पानी आता है, नालियों का जो पानी आता है, उसमें मैल वगैरह पाया जाता है, और जो ये मैल पाया जा रहा है इसमें धूल मिट्टी के कण भी पाए जाएंगे। ये जो मैल होता है इस पर ऋणावेशित क्या होता है, चार्ज पाया जाता है। कुछ धनावेशित कण भी पाए जाते हैं, कुछ ऋणावेशित, यानी कि ऋणावेशित कणों की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। अब इन वैद्युत जो कण पाए जा रहे हैं अलग अलग आवेश वाले, इनको पृथक करने के लिए वैद्युत कण संचलन विधि का उपयोग किया जाता है। कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, वैद्युत कण संचलन विधि का उपयोग किया जाता है। किसमें, वाहित मल के निष्कासन। वैद्युत कण संचलन विधि क्या है, इसके लिए हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, उस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर कोने में जो आई बटन दिखाई दे रहा है उस आई बटन पर क्लिक करके भी आप जो वैद्युत कण संचलन विधि है उसको देख सकते हैं। तो वैद्युत कण संचलन विधि के द्वारा क्या किया जाता है, उपयोग, इसका जो वाहित मल निष्कासन है इसका क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। एक तो इलेक्ट्रोड के रूप में कैथोड लगाया जाता है और दूसरा एनोड लगाया जाता है। अब जैसे ही कैथोड और एनोड लगाएंगे, विपरीत आवेशित जो कण हैं क्या होंगे, एक दूसरे जो आवेश है यानी कि जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा वो पॉजिटिव पर जा करके अवक्षेपित हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जा करके क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा। इस प्रकार दो अलग अलग ढेर लग जाएंगे, यानी कि एक तो अवक्षेप का लग जाएगा, जल अलग निकल करके आ जाएगा। तो जल को सिंचाई के रूप में उपयोग में ले लेते हैं, और जो अवक्षेप होता है उसको खाद वगैरह के रूप में खेतों में क्या कर लिया जाता है, उपयोग में ले लिया जाता है। तो वाहित मल निष्कासन समझ में आ गया होगा। वाहित मल निष्कासन में क्या किया जाता है, वैद्युत कण संचलन विधि का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो धातुओं के इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, एक कैथोड के रूप में उपयोग में लिया जाता है और दूसरा एनोड के रूप में। अब जो विपरीत आवेशित जो आयन है किसमें पाए जा रहे हैं, जो सीवरेज का जो पानी है, नालियों का पानी, उसमें पाए जा रहे हैं। तो उसमें क्या होंगे, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे अलग अलग विपरीत आवेशित चार्जों पर जाकर के क्या हो जाएंगे, स्कंदित हो जाएंगे, जल बचेगा, जल अलग हो जाएगा, और जो अवक्षेपित जो मटेरियल है उसको खाद के रूप में उपयोग में ले लेते हैं, और जल को किसके रूप में उपयोग में ले लेते हैं, सिंचाई के रूप में उपयोग में ले लेते हैं। उसके बाद में नंबर 4 आता है हमारे पास में, रबड़ उद्योग में या फिर रबड़ व्यवसाय में। रबड़ व्यवसाय की अगर हम बात करें, जो रबड़ होता है वो जल में उपस्थित एक तरह का क्या है, पायस होता है। रबड़ क्या है, जल में उपस्थित ऋणात्मक जो कण है, ऋणात्मक कणों का क्या होता है, पायस या इमल्सन होता है। पायस या इमल्सन इससे पिछले पार्ट में ही पढ़ा है हमने, उसकी भी लिंक दे दी गई है वीडियो में, क्लिक करके आप उस पार्ट को भी देख सकते हैं। तो रबड़ क्या है, रबड़ एक तरीके से जल में उपस्थित ऋणात्मक कणों का क्या है, एक पायस होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, रबड़ क्षीर कहते हैं, यानी कि लेटेक्स कहते हैं। जो कच्चा रबड़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, रबड़ क्षीर या फिर लेटेक्स कहते हैं। अब ये जो रबड़ क्षीर है इसको क्या करते हैं, उबालते हैं, तो इसके ऊपर एक प्राकृतिक रूप से क्या पाई जाती है, प्रोटीन की रक्षक परत पाई जाती है। जो रबड़ क्षीर होता है, रबड़ क्षीर के ऊपर प्राकृतिक रूप से क्या पाई जाती है, प्रोटीन की परत पाई जाती है, रक्षक परत पाई जाती है। अब जैसे ही इस रबड़ क्षीर को हम क्या करते हैं, उबालते हैं, तो उबालने पर क्या होता है, जो प्रोटीन की जो इसके ऊपर रक्षक परत होती है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, और इस प्रकार जो रबड़ बनता है वो वल्कनीकृत रबड़ बनता है। कैसा बनता है, वल्कनीकृत रबड़ बनता है। अब इस वल्कनीकृत रबड़ के ऊपर कैसा चार्ज पाया जा रहा है, नेगेटिव चार्ज पाया जा रहा है। कैसा चार्ज है, ऋणात्मक चार्ज है। अब इस वल्कनीकृत रबड़ को जिस भी धातु के ऊपर या जिस भी वस्तु है उस वस्तु के ऊपर चढ़ाना हो तो उसको किसके रूप में प्रयुक्त करते हैं, एनोड के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अभी जैसे अगर मान लें
कोई भी हमारे पास में लोहे का बर्तन है, उसके ऊपर प्लास्टिक का हैंडल चढ़ाना है। जैसे हमने बहुत सारे बर्तन उपयोग में लेते हैं, सभी के ऊपर जैसे किसी के ऊपर प्लास्टिक का जो हैंडल वगैरह है, जैसे चायदानी वगैरह की अगर हम बात करें, या फिर कई उपकरण होते हैं जो इलेक्ट्रिक प्रूफ या बनाते हैं, जैसे कि स्विच वगैरह होते हैं, तो उनको बिजली से बचाने के लिए, बिजली के झटकों से बचाने के लिए उनके ऊपर प्लास्टिक वगैरह का कवर चढ़ाया जाता है, लोहे की धातुओं वगैरह के ऊपर। तो जिसके ऊपर भी इनको जो वल्कनीकृत रबड़ है उसको चढ़ाना होता है, उसको किसके रूप में प्रयुक्त करते हैं? एनोड के रूप में प्रयुक्त करते हैं। जैसे मान लें कि भाई ये लोहा है हमारे पास में, इसके ऊपर हमें प्लास्टिक की लेयर चढ़ानी है, तो जो रबड़ है वल्कनीकृत रबड़, यानी कि जो रबड़ शीट है, रबड़ शीट को क्या करते हैं, पहले उबालते हैं, उबालने पर इसके ऊपर जो रक्षक परत होती है प्रोटीन की, वो टूट जाती है। अब जैसे ही टूटेगी वल्कनीकृत रबड़ बन गया। अब ये लोहा है मान लेते हैं इसको, तो इस लोहे के ऊपर इस वल्कनीकृत रबड़ को चढ़ाना है, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, धातु यानी कि एनोड जो धारा है वो प्रवाहित करेंगे। अब एनोड के रूप में इसको प्रयुक्त करेंगे, रबड़ शीर है, वल्कनीकृत रबड़ है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों आपस में मिलकर के क्या हो जाएंगे, अवक्षेपित हो जाएंगे। और इस प्रकार से जो रबड़ है जिसकी भी हम परत जिस भी वस्तु के ऊपर चढ़ाना चाहें उस पर चढ़ा सकते हैं। तो कोलॉइड का उपयोग समझ में आ गया होगा रबड़ व्यवसाय के रूप में। तो रबड़ व्यवसाय के रूप में किस प्रकार से उपयोग में लिया जाता है, किसी भी वस्तु वगैरह है उसके ऊपर हैंडल वगैरह है या कवर वगैरह चढ़ाना हो, तो वो कोलॉइडी जो तंत्र है उसी के आधार पर क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है। उसके बाद में नंबर 5वां आता है हमारे पास में जल के शोधन। जल के शोधन की अगर हम बात करें तो अशुद्ध जल होता है, अशुद्ध जल में भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। इसको शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है, जो फिटकरी होती है जिसका दूसरा नाम है पोटास एलम। फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला होता है इसका K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। ये किसका फॉर्मूला होता है, फिटकरी का, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, पोटास एलम बोल सकते हैं। उसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो जल के शोधन की अगर हम बात करें, अशुद्ध जल है, अशुद्ध जल में मिट्टी के कण होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं, और इन कणों के ऊपर क्या पाया जाता है, ऋणावेश पाया जाता है। और इनको पृथक करने के लिए क्या किया जाता है, इनमें फिटकरी, दूसरा नाम क्या है, पोटास एलम मिलाया जाता है। तो इसमें उपस्थित जो पोटेशियम के जो कण है, धनावेशित कण है, साथ ही एल्युमिनियम आयन है, ये क्या करते हैं, धनायन के रूप में कार्य करते हैं, और जल में उपस्थित अशुद्धियों से क्रिया करके उनको क्या कर देते हैं, अवक्षेपित कर देते हैं। और इस प्रकार जो जल हमें प्राप्त होता है वो कैसा होता है, शुद्ध जल प्राप्त होता है। तो 5 पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपको। औषधियों के रूप में हमने पढ़ा, धूम्र अवक्षेपण के रूप में, वायुमल निष्कासन के रूप में, रबड़ व्यवसाय और जल शोधन के बारे में। उम्मीद है ये सारे समझ में आए होंगे। उसके बाद में जो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम डेल्टा निर्माण और बाकी के जो पॉइंट वगैरह हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।